और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा रवि किशन की चुनावी चाय की भी है। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। दरअसल वो एक दुकान पर चुनाव प्रचार के दौरान चाय बनाते नजर आए। इस दौरान रवि किशन अदरक कूटते भी दिखाई दिए। रवि किशन फिर से गोरखपुर सीट से ही प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। अपने इसी प्रचार में रवि किशन ने पीएम मोदी को संत भी बताया। गुजरात के अहमदाबाद में एक युवक को ऑटो रिक्शा से स्टंट महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर जगदीश ठाकुर को हिरासत में ले लिया। दरअसल मॉडिफाइड ऑटो की छत पर जगदीश स्टंट करता नजर आया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया। साथ ही जगदीश के लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब रोबोट सफाई का जिम्मा संभालेंगे। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक रोबोट अपने आप एयरपोर्ट परिसर में सफाई करता दिखा। बताया जा रहा है कि अभी तक वहां सफाई का काम संभाल रहे लोगों को अब दूसरे कामों में लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये रोबोट स्वदेशी हैं और 360 डिग्री यानी चारों तरफ काम कर सकते हैं। दावा है कि इन्हें एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी गाना लॉन्च किया। इस गाने में 2005 से नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियां बताई गई हैं। साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी की पिछली सरकारों से भी तुलना की गई है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। उन्होंने उत्तराखंड और राजस्थान में रैलियां और रोड शो किए। पहले वो उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे तो फिर उन्होंने राजस्थान के कोटपुतली में एक जनसभा की। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखकर जनता तीसरी बार उनकी सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीएम ने ये भी कहा कि उनके तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल उनकी टिकट काट दी गई थी जिससे वो नाराज थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि उन्हें बीजेपी में चला गया। यूपी के मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे पार्टी नेता मौजूद रहे। अरुण गोविल ने मशहूर टीवी सीरियल रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभाई थी। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री हो गई। उन्होंने सारण लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वो पहली बार बतौर प्रत्याशी जनता के बीच पहुंची। इससे पहले उन्होंने अपने पिता लालू यादव का आशीर्वाद लिया। रोहिणी को आरजेडी ने सारण लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी समेत दूसरे विरोधी दल उन्हें सिंगापुर की बहू बताते हुए बाहरी करार दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी ने कहा कि वो सारण की बेटी और बहू हैं। जनता इसका जवाब दे देगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 11वीं सूची जारी कर दी। इसमें 17 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ये उम्मीदवार आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को कडप्पा सीट से टिकट दिया है, तो तारिक अनवर बिहार के किशनगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार के 2 जिलों के डीएम और एसपी को हटा दिया। उन्हें आम चुनाव पूरा होने तक किसी भी तरह की चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। जिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है उनमें भोजपुर के डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव शामिल हैं। इनके अलावा चुनाव आयोग ने नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अम्बरीश राहुल पर भी एक्शन लिया है।
इन सब के बीच चुनाव आयोग ने 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्पेशल जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर विशेष निगरानी रखेंगे। और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया और कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर ये कहा है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से ही चलेगी। वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा है कि कुछ दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को ईडी गिरफ्तार करने वाला है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। वो पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद दावा किया गया है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। 4 अक्टूबर 2023 को जब संजय सिंह को जेल भेजा गया था तो आरोप था कि शराब घोटाले में पैसों के लेन देन में संजय सिंह शामिल हैं। हालांकि 6 महीने जेल में रखने के बाद अदालत ने जब संजय सिंह को हिरासत में रखने पर ईडी से सवाल पूछा तो ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और उन्हें जमानत मिल गई। सत्य की जीत हुई है और न्याय पे हम लोग को भरोसा था, तो आज हम लोग के खुशी का माहौल तो है, लेकिन जब तक वो तीनों भाई नहीं आ जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाकी की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। हालांकि शराब घोटाले के आरोपों में जेल भेजे गए संजय सिंह जमानत पर तो बाहर आ गए, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने जमानत पर छोड़ने का विरोध किया था, जिसकी वजह से वो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। जो कभी ईमानदारी की बात करते थे आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है उस वोटर के लिए जो बेचारा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इस तरह दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के कामकाज में रुकावट आने की उम्मीद कम है। हालांकि मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में पार्टी के 4 और नेता गिरफ्तार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सबूत हैं तो आतिशी को पुलिस ने शिकायत कर जांच करानी चाहिए। रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए। नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का स्टैंड है, भ्रष्टाचार को हटाइए। यानी अब कथित घोटाले की सियासत में आतिशी और सौरभ ने अपनी ओर से दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम भी जोड़ दिया है। लेकिन विजय नायर को लेकर हुए खुलासे पर इन दोनों नेताओं ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। ऐसे में इस घोटाले की जांच में जुटी ईडी इन दोनों नेताओं को भी पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 111 अंक गिरकर 73,904 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 9 अंक नीचे फिसलकर 22,453 पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई। सोना 50 रुपए सस्ता हो गया है। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत 68,370 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी के दाम बढ़े हैं। चांदी की कीमत में 430 रुपए की तेजी आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 79,000 रुपए पर पहुंच गई है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड अमूल इस बार कंपनी से जुड़े पशुपालकों को 525 करोड़ रुपए बोनस देगा। दरअसल वित्त वर्ष 2023-24 में अमूल ने रिकॉर्ड कारोबार किया है और कंपनी का टर्नओवर 12,880 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो अमूल डेयरी के इतिहास में पहली बार है। ऐसे में कंपनी ने पशुपालकों को इसका लाभ देने का ऐलान किया है। किया इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सोनेट एसयूवी के 4 नए वेरिएंट लॉन्च किए। नए वेरिएंट HT और HT के वेरिएंट पर बेस्ड हैं। इसके साथ इनमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन दिया गया है। कंपनी ने सोनेट का फर्स्ट लिफ्ट वर्जन इसी साल 12 जनवरी को लॉन्च किया था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। महाराष्ट्र में सांगली के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। इसके साथ ही अब मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। इन वाद्य यंत्रों को ग्लोबल पहचान मिलने के बाद अब यहां तार से बने वाद्य यंत्रों के व्यवसाय से जुड़े लोगों में नई उम्मीद जागी है। खो गए ना आप इस धुन में? मन को सुकून देने वाला ये संगीत सितार के तारों से निकला है, जो मन को भीतर तक भिगो देता है। शास्त्रीय संगीत की बात हो और सितार की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। लेकिन यहाँ हम बात सितार और तानपुरा की नहीं, मिरज में बने सितार और तानपुरा की करेंगे, जिसे अपनी पहचान मिल गई है। मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक शहर मिरज, जहाँ सदियों से बन रहा है सितार और तानपुरा। इन वाद्य यंत्रों को GI टैग मिलने के बाद अब वही मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। अब मिरज में बने सितार और तानपुरा को दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर पहचाना जा सकेगा। उसकी खासियत से रूबरू हो सकेंगे आप। अब जैसे कि मिरज का तानपुरा है और मिरज का सितार है, तो इसकी बहुत सारी नकल होती थी कि जहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसे कहा जाता था कि मैन्युफैक्चर कहीं और होता था और उसके अंदर वो कहते थे कि ये मिरज का सितारा और ये मिरज का तानपुरा है। इस तरह से एक जो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से जो चीज बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी चोरी होती है। मिरज के सितार और तानपुरा को GI टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिसकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो इसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। इन वाद्य यंत्रों को GI टैग मिलने के बाद अब वो खुश हैं कि मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया। वो खुश हैं कि मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा क्यों खास हैं, ये दुनिया जान सकेगी। साथ ही अब मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकेगा।
सबसे बड़ी बात ये कि मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। अब ये जीआई मानांकन मिलने के बाद में इससे ये होगा कि हम लोग तो हैं मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी हम अपने प्रोडक्ट्स का हम लोग रेट डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो बिचौले जो होते थे कि हमसे एक चीज़ खरीदते थे वो, और वो दुगनी तिगनी चौगनी कीमत पे वो बेचते थे। हमारे यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच जाते थे। तो अभी जीआई मानांकन मिलने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट की कीमत हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे हम एक अपना रेट डिसाइड करके हम लोग दे सकते हैं। मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ वाद्य यंत्रों के कारोबार से जुड़े व्यवसायी और कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि अब रुद्रवीणा, विचित्र वीणा, सारंगी, बुलबुल, संतूर जैसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों के उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। सांगली, महाराष्ट्र से स्वाति चिखलकर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब रेल में सफर करने वाले वरिष्ठ यात्रियों को किराए में छूट मिलती थी, लेकिन इस छूट के बंद होने से रेलवे की कमाई में करोड़ों रुपए का इजाफा हो गया है। जी हां, आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय रेलवे को 5800 करोड़ से ज्यादा रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है। रेलवे को ये बड़ी कमाई देश के वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले कंसेशन यानी कि रियायत वापस लेने पर हुई है। 20 मार्च 2020 को देश भर में लगे कोविड लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली छूट वापस ले ली थी। इस फैसले से पहले 58 साल या फिर इससे ऊपर की वरिष्ठ महिलाओं को यात्री किराए में 50% की छूट मिलती थी। वहीं 60 साल या फिर इससे अधिक उम्र के पुरुषों और ट्रांसजेंडर नागरिकों को यात्री किराए में 40% छूट दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन इस छूट को वापस लेने के बाद अब सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी सामान्य यात्रियों की तरह पूरा किराया देना होता है। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में लगभग 13 करोड़ पुरुष, 9 करोड़ महिलाएं और 33,700 ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों ने रेल यात्रा की, जिसमें कुल 13,287 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे गए। इस राशि में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत का हिस्सा करीब 5,875 करोड़ रुपए बैठता है, जो रेलवे को अतिरिक्त मिला है। रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में फिर से छूट बहाल करने का मुद्दा संसद के दोनों सदनों समेत कई जगहों पर उठ चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी साल जनवरी में कहा था कि सरकार हर यात्री को रेल किराए में 55% की रियायत देती है। रेल मंत्री के मुताबिक अगर एक ट्रेन टिकट 100 रुपए का है तो इसमें रेलवे को सिर्फ 45 रुपए ही यात्री से मिलते हैं। सरकार की रेल किराए को लेकर अपनी दलील है, लेकिन सच ये भी है कि कोविड महामारी से पहले भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों को एक ट्रेन टिकट पर 55 रुपए से ज्यादा छूट दी जा रही थी। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट के मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मेरी बहन बॉम्बे में रहती है, मैं साल में 2 बार मिलने के लिए चला जाता था क्योंकि कंसेशन मिलता था। आज वो कंडीशन हो गई, मुझे साल में भी नहीं मिलने जा रहा। मतलब यात्रा में फर्क पड़ गया इस चीज, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया यात्रा में, और इनको ये जो है खोलनी चाहिए। सीनियर सिटीजन कहाँ घूमेगा, यूजलेस। देश को आगे बढ़ाइए, बेरोजगारी दूर कीजिए, सभी का पेंशन भी बंद करना चाहिए, एमएलए एमपी सभी का, आने वाले जनरेशन को जॉब दीजिए। सीनियर सिटीजन का कोटा वापस से रिजर्वेशन लागू करना चाहिए, जो कंसेशन मिलता है क्यों ना करे गवर्नमेंट। ये समझने की बात है, जब खुद अपने विधायक एमएलए एमपी इनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है, सीनियर सिटीजन ने कौन सी गलती की है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश में, लेकिन उतना पैसा बचा के हम इतने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ये भी सही नहीं है। मैं जा करके बार पूछती थी, मुझको बोला गया था कि सब कोविड के बाद जो है ये कंसेशन फिर से चालू हो जाएगा, मगर तब से और आज की तारीख तक कोई भी कंसेशन नहीं चालू हुआ है। तो बतौर सीनियर सिटीजन होंदे हुए यही चाहेंगे कि ਜਿਹੜਾ रेलवे का कंसेशन है दोबारा शुरू किया जाए, ताकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ सीनियर सिटीजन बहुत प्रॉब्लम ਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ना तो कोई बच्चा संगीलदा किते बाहर जाके अपना घूम फिर आईदा। ऐसा है, कंसेशन तो तब मिलेगा जब रेलवे सरकारी होगी। रेलवे बेचती है प्राइवेट घराने को, अकेडमी, वो तो जनता का कुछ नहीं सोचेगा। जब रेलवे बेची थी तो कंसेशन कैसा मिलेगा। अगर जो अफोर्ड कर सकता है सीनियर सिटीजन, उसको अफोर्ड करना चाहिए कंट्री के लिए।
ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट ने उनको कंसेशन देना चाहिए। बंद किया था वो तो जरूर मिलना चाहिए, डीए भी मिलना चाहिए। डीए इसने मर्जी से बंद कर दिया, जो हमारा मॉरल ड्यूटी है इसकी करने की। कोविड के दिनों में जो काम हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, तो उसकी भी भरपाई तो ऐसे ही होगी ना। हमें तो अगर मान लो सीनियर सिटीजन को है कोई छोटा मोटा बेनिफिट मिल भी गया, हमने छोड़ भी दिया, तो देश के हित में ही जाएगा ना। इनको देना चाहिए कंसेशन, सीनियर सिटीजन को क्यों बंद कर रहे हैं? इनको देना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन जो सांसद हैं और इनके बंदे हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, उनका भी बंद करें जा तो। व्हाट्सएप की एक और कार्रवाई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने भारत में 76 लाख से ज्यादा यूजर्स के अकाउंट को बैन कर दिया। ये कार्रवाई आईटी नियमों के उल्लंघन को लेकर फरवरी में की गई। व्हाट्सएप ने ये जानकारी हर महीने जारी होने वाली अपनी रिपोर्ट में दी। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में करीब 67 लाख यूजर्स के अकाउंट पर कार्रवाई की थी। मोटोरोला बुधवार को भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसका नाम मोटोरोला एज 50 प्रो है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 40,000 रुपए हो सकती है। अमेरिका में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने एक और कामयाबी हासिल की। उसने सैटेलाइट का एक और जत्था अंतरिक्ष के लिए रवाना किया, जिसमें 22 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट हैं। इसे फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। किम जोंग उन ने एक और मिसाइल का किया परीक्षण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बीजेपी पार्षद का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो खुद सीवर में घुसकर सफाई करते नजर आए। ये मामला वहां के वार्ड 15 का है। आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जब सफाई नहीं हुई तो बीजेपी पार्षद देवेंद्र राठौर खुद ओवरफ्लो सीवर को साफ करने उतर गए। यूपी के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का भावुक होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर संघमित्रा ने सफाई दी कि वो रामायण की बातें सुनकर भावुक हुई थी, न कि टिकट कटने से। हाल में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट काटकर उनकी जगह दुर्विजय शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में कई लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि संघमित्रा टिकट कटने से आहत हैं, लेकिन अब संघमित्रा ने इन बातों को गलत बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। ये मामला संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से जुड़ा है। फिल्म जेएनयू की टली रिलीज डेट, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड पर। अपने जन्मदिन पर अजय देवगन ने अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया। उनके आने वाली फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया। इससे पहले पिछले महीने इसका ट्रेलर जारी हुआ था। अब फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया है। अजय देवगन की ये फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म ईद के मौके पर 10 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म जेएनयू की रिलीज डेट टल गई। ये फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर है कि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। हालांकि अभी नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही नई रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। इस फिल्म में सिद्धार्थ बोडके, उर्वशी रौतेला और रवि किशन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा रश्मि देसाई, पीयूष मिश्रा और विजय राज भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आएंगे। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्री का टाइटल बदल गया। अब इस फिल्म का नाम श्रीकांत कर दिया गया है। हाल ही में ये बदलाव किया गया है। फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव इस फिल्म में दृष्टिहीन उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला की जीवनी पर आधारित है। लोकप्रिय पंजाबी सिंगर जयजी भी अपने नए गाने को लेकर विवादों में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने नए गाने मड़क शौकीना दी में महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए भेड़ शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर कई महिला अधिकार संगठनों ने नाराजगी जताई है और उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है। जयजी का ये गाना मड़क शौकीना दी करीब 1 हफ्ते पहले यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और अब तक ये 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां एक बेहद पुरानी और अनोखी परंपरा को उल्लास के साथ मनाया गया।
खास करके लड़के लड़कियों के लिए ये पर्व बेहद खास है। दरअसल ये एक आदिवासी पर्व है जो कि होलिका दहन के साथ आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने बखूबी पेश करता रहा है। ढेर सारे रीति रिवाज और संस्कृतियों का समागम है हमारा देश। इन्हीं में से कुछ ऐसी परंपराएं जो बरसों बरस से किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा हैं। उनमें से एक ये तस्वीर आपको हैरान कर रही होगी। ढोल के साथ दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते लोग और अपार जनसमूह। ये परंपरा अनोखी है। यहाँ दरअसल एक प्राचीन उत्सव की रस्म को निभाया गया। इस परंपरा को गोल गधेड़े कहा जाता है। आदिवासी बहुल इलाके दाहोद के जेसावाड़ा में इस रस्म को आज से नहीं बल्कि करीब 800 साल से निभाया जाता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गोल गधेड़े की परंपरा क्या है, तो इसके मायने इस परंपरा के तहत दिख रही इन तस्वीरों से आप समझ जाएंगे, जिसमें गुड़ यानी गुजरात में पुकारे जाने वाले गोल को सीमल की करीब 40 फीट ऊंची लकड़ी के स्तंभ यानी थड पर सबसे ऊपर पोटली में टांगा गया है और गधेड़े यानी गधा जो नीचे मौजूद लड़कियों से गधे की तरह लाठी से मार खाता हुआ सीमल की चिकनी की गई थड पर चढ़ा और फिर इस परंपरा को निभाते हुए विजेता बना। इस लड़के को प्रोत्साहन पुरस्कार भी हासिल हुआ। हालांकि ये बदले वक्त की परंपरा है, जिसमें इससे पहले कुछ ऐसे विजेता बने लड़के को नीचे गोल घेरे में नाचती गाती लड़कियों में से खुद के लिए जीवन संगनी चुनने का अधिकार मिलता था। बहरहाल आज जेसावाड़ा में आयोजित इस गोल गधेड़े की परंपरा भले ही अपने पुराने स्वरूप में पूरे तरीके से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन लड़कियों के हाथ में लाठी, सीमल के पेड़ के चिकने किए गए इस ऊंचे स्तंभ पर चढ़े युवकों की जद्दोजहद आज भी खालिस उसी 800 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। एक तरफ परंपरा के इस उत्सव का मौसम शबाब पर था, त्योहार के रंग में रंगे लोगों की खुशियां अपार थीं, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम का मिजाज भी बेहद जोश और उल्लास से इस दौरान भरा दिखा। कमोबेश हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कार्यकर्ता इस पारंपरिक उत्सव के बहाने ही सही पार्टी का प्रचार करते नजर आए। फिलहाल तो दाहोद की इस धरती पर होलिका दहन के साथ ही आदिवासी संस्कृति की अच्छी खासी रौनक रही। गोल गधेड़े को शिद्दत के साथ निभाने की रस्मों रिवाज का आलम ये रहा कि इसे निभाने के लिए गुजरात से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदायों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। दाहोद से ध्रुवगिरी गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के साथ न्यूज पॉप में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।